नमस्कार। आज की अपनी कविता है छोटा मेरा खेत, जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी। प्यारे बच्चों, ये जो आज कविता है इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको बताने वाला हूं और बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वो आज का आपका कवर हो जाएगा। अब इस कविता में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। कवि ये कहना चाहता है कि जो कवि का कर्म है, कवि का जो कार्य है, वो किसान के कर्म के बराबर है। जिस तरीके से किसान अपने छोटे से खेत में बीज डालता है, पानी देता है, उसमें उर्वरक डालता है, उसके बाद उसकी जो फसल पकती है तो उसकी कटाई करता है, वही सेम कार्य एक कवि को अपने कागज के पन्ने पर कवि करता है और वो भी अपने फसल की कटाई करता है। पर अंत में जो कटाई करता है ना, वो कटाई में फर्क है कि फसल की कटाई सिर्फ एक बार होती है, जबकि कवि के कर्म की कटाई जो है वो अनंत काल तक की जाती है। आइए समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी कविता को। और यहां पे आप ध्यान दो कि लिखा है कवि ने, यहां पे कवि परिचय थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उमाशंकर जोशी हैं और इनकी कविता है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। अभी हम पढ़ेंगे केवल छोटा मेरा खेत। रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। कला सौंदर्य की दृष्टि से पूछा जा सकता है, अलंकार चूंकि आपके सिलेबस में है, कि जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, कविता को कृषि कर्म के रूप में दर्शाया गया है। यानी खेत में जो कार्य किसान करता है वही कार्य कवि अपने कागज के पन्ने पर करता है, तो उसके समान उसी का रूप दे दिया, इसलिए यहां पे रूपक अलंकार है। ठीक है। अब इस अध्याय में कवि उमाशंकर जोशी की दो विशिष्ट कविताएं संकलित हैं। हम एक ही पढ़ेंगे, छोटा मेरा खेत। कवि ने कृषि कर्म यानी खेती के रूपक से कविता सृजन की सुंदर प्रक्रिया को जीवित किया है। बस अब हम आगे बढ़ेंगे, पहली पंक्ति से शुरुआत करेंगे। क्या लिखा है कवि ने कि छोटा मेरा खेत चौकोना। एक कागज का जो पन्ना है, उस कवि कागज के पन्ने को अपना खेत मानता है, चार कोने का, इसलिए उसे चौकोना कहा गया है। ठीक है, चौकोना मतलब चार कोने वाला कागज का एक पन्ना। कवि का जो कागज का पन्ना है वो कवि उसकी तुलना किससे कर रहा है भाई? खेत से कर रहा है, और इसीलिए खेत का रूप दिया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। क्या कहता है? कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंधड़, अंधड़ मतलब तेज हवा का झोंका, कोई वहां पे उड़ता हुआ आया, या फिर यूं कह सकते हैं आंधी, कोई भी हवा तेज आई और एक दाना जो है वो खेत में गिरा दिया। अब उस खेत में जो बीज गिरे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो खेत पड़े रहते हैं ना, उसमें हवा के साथ बहुत सारे बीज आके गिरते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर वहां पे सारे बीज उग जाते हैं और बड़ी हरियाली होती है। तो इसी तरीके से जैसे अंदर आया और बीज उड़ा करके लाके खेत में डाल दिया, उसी तरीके से कवि के दिमाग में एक आइडिया आया, कवि के दिमाग में एक विचार आया, यानी भावों का अंधड़ पैदा हुआ कवि के हृदय में, भावों का भाव पैदा हुए और उन भावों को कवि ने उस अपने कागज के छोटे पन्ने पर लिख दिया। अब ध्यान दो, कवि कहते हैं कि यह चौकोर कागज का पन्ना मेरे लिए एक छोटे से चौकोर खेत के समान है। जिस प्रकार खेत होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ये कागज कवि के लिए क्या है भाई? खेत है। कि जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक किसी विचार या भाव की आंधी आई। कवि के हृदय में कोई भाव जागृत हुआ और इस कागज रूपी खेत में किसी पल वह भाव रूपी बीज बो दिया। यानी जैसे ही कवि के हृदय में भाव आया तो कवि ने उस कागज के पन्ने पर लिख दिया। यानी कवि ने जो कविता लिखी, तो कविता किस रूप में है? वो कवि के हृदय के भाव हैं, और जब कवि ने लिखा वो कविता बन गई। तो अभी उसने केवल उन शब्दों को, उन भावों को लिखा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे भाव जब कवि लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, एक दिन पूरी कविता बन जाएगी, और कविता जब बनेगी तो वो सबको जो है वो फलीभूत करेगी। अब देखो आगे क्या कहता है कवि। आगे क्या कहता है कि कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब कवि क्या कहता है यहां पे ध्यान दो कि देखो, रसायनों का मतलब, रसायन होता है ना, रसायन जिसे अपन केमिकल कहते हैं, यानी खाद। किसान अपने खेत में खाद डालता है ना, यूरिया, डीएपी और फास्फोरस, न जाने कितने कितने खाद। तो उन खाद से वो फसल और ज्यादा पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। बट यहां पर कवि क्या कह रहा है? कवि कोई रसायन नहीं डालता है, बट कवि जो, ध्यान देना कि यहां पे कवि ये कहता है कि उसके मन में जो भावरूपी कल्पना थी ना, यहां पे प्रश्न बनेगा कि कवि ने अपने कागज पर किस रसायनों को बोया, या फिर उसने रसायन कौन सा डाला था। तो हृदय में भाव जागृत हुए, पर भाव जागृत हुए तो उसने, कवि ने कल्पना करी, तो कल्पना रूपी खाद है। यहां पे कल्पना ने उसके खाद का काम किया, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, निशेष का मतलब पूरी तरह से, यानी कोई शेष नहीं रहा। पल्लव पुष्पों से का मतलब होता है पल्लों और पत्तों और फूलों से पुष्पित। नमित का मतलब होता है झुक जाना। कवि ये कह रहा है भाई
कि जिस तरह खेत में बीज खाद पानी पी करके गलता है, बीज क्या करेगा, उस खेत में जब डाला उसे पानी मिलेगा, फिर उसे खाद मिलेगा तो गलेगा और वो वृद्धि करेगा और अंकुरित होता है, वैसे ही कवि के मन का भाव रूपी बीज कल्पना रूपी खाद पानी पी करके स्वयं को पूरी तरह से मिटा देता है। जो भाव जागृत हुए उसमें कवि ने अपनी कल्पना को मिला करके उन भावों को और विस्तार दिया, वो कविता बन जाती है। तब उनमें से शब्दों के अंकुर फूटते हैं और वह कागज रूपी खेत कविता के सुंदर पन्नों और फूलों से लदकर झुक जाता है। यानी भाव और छंद बनकर के उसकी कविता पूरी तैयार हो जाती है और कविता जब तैयार हो जाती है तो कवि ने उसे जो है वो क्या कहा है भाई, पूरी तरह से विकसित उस पौधे के समान माना है। अगला आगे कवि क्या कहता है कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रूपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अब जब कवि ने किसान ने जैसे खेत में बीज डाला, पानी दिया, खाद दिया, फसल विकसित हुई, अब उस पे फूल आने लगे, फूल आकर के उस पे फल आने लगे और अब उसकी कटाई की बारी आई और उसको काटो तो वो पूरी फसल जो है वो पक के तैयार है कटने के लिए। तो उसी तरीके से अलौकिक का मतलब होता है दिव्य, अद्भुत, अनंतता यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, युगों युगों तक। रुपाई का मतलब होता है बीज रोपा जाना, है ना, बोया जाना। बट जो फसल जो है ना वो तो एक बार काटी जाएगी, पर कवि ने आज अपने भावों को जब उस कागज पे उतारा, कल्पना रूपी रसायनों को उसको दिया और उसके बाद जब उसकी कविता पल्लवित पुष्पित होगी, फलेगी और उस कविता का जो उसकी जो कटाई होगी वो अनंत तक, युगों तक चलेगी। क्योंकि कविता जब जब पढ़ी जाएगी तब आनंद देगी वो, है ना, उसकी कटाई जो है वो अनंत युग तक चलेगी। कवि क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों, कि जब कविता पूरी हो जाती है तो उसमें आनंद रूपी फल झूमने लगते हैं। कविता से एक सौंदर्य जो निकलता है, जो आनंद निकलता है, वो युगों युगों तक आनंदित करता है, जिनसे अलौकिक आनंद की अमृत धाराएं बहने लगती हैं। कवि कहता है कि भावों को बोने का काम तो मैच एक पल में हुआ था। लिखा तो खाली एक बार था कविता को, लेकिन इस कविता के रस की जो कटाई है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कविता तो अनंत काल तक पढ़ी जाएगी, उसका जो सौंदर्य है, उसका आनंद तो अनंत काल तक लिया जाएगा। पाठक इसे जितना पढ़ते हैं, लूटते हैं, उसका आनंद कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता जाता है। बच्चों, एक बार मैं आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर ये कविता आपको पसंद आ रही है, ये क्लास आपको पसंद आ रही है, तो क्लास को लाइक करिए, इस वीडियो को हाइप करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी तैयारी कर सकें। हमारी ये जो क्लासें हैं वो बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी। हिंदी की, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की सारी क्लासें आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारी कुछ सीरीजें स्टार्ट हुई, कुछ होने वाली है, आप बिल्कुल रेडी रहिए। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां पे लिखा हुआ है कि रस का अक्षय पात्र, ये प्रश्न बनेगा यहां से, रस का अक्षय पात्र, अक्षय जो कभी समाप्त नहीं होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी फूटता नहीं, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब कवि यहां पे क्या कहता है भाई, अक्षय पात्र का मतलब होता है वह बर्तन जिसका अन्न या रस कभी खत्म नहीं होता है, सदा का यानी हमेशा के लिए। अब ये जो कविता बनकर के जो तैयार हुई है, ये एक ऐसा अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र जिसका आनंद, जिसका रस कभी समाप्त नहीं होगा। कवि निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि यह चौकोर कागज का जो पन्ना है, कविता रूपी खेत जिस पर कवि ने अपने भाव रूपी बीज बोए हैं, हमेशा के लिए रस का एक ऐसा जादुई अक्षय पात्र बन गया है जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होगा, युगों युगों तक वो आनंद देता रहेगा। यह खेत युगों युगों तक पाठकों को आनंद और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। यानी ये जो कविता जिस कागज पर कवि ने लिखी है, ये कविता युगों युगों तक पाठकों को आनंद और उनका प्रेरणा बनती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमारी कविता थी जो हमने पढ़ी है, और नेक्स्ट कविता में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप कमेंट करिए ये कविता आपको कैसी लगी, नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक चाहते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।